तो अब हम देखेंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स। ठीक है। सो इन नेचुरल rubber is obtained from latex which is sticky and fluid that oozes from the rubber tree Hevia brasiliensis। देखो, नेचुरल रबर जो है इसको कहाँ से आइसोलेट करते हैं? इसको लैटेक्स से आइसोलेट करते हैं। लैटेक्स कहाँ से निकलता है? ये एक फ्लूइड पार्ट है, एक रबर ट्री से निकलता है ये, और रबर ट्री का नाम है हेविया हीविया ब्रासिलियंसिस। क्या? ब्रासिलियंसिस, ठीक है। हीविया ब्रासिलियंसिस। व्हेन द बार्क इज कट, जब उसके बार्क को कट किया जाता है। फिर एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टली इन द ईयर 1770। जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। उन्होंने ये रबर का नाम दिया, ठीक है, स्टिकी एक्सुडेट। इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन विच इज वाटर इनसॉल्युबल हेंस यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग। अभी ये जो रबर होता है, रबर वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में कभी भी घुलता नहीं है, इसलिए हम लोग रबर के मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है। फिर क्या होता है? नेचुरल रबर इज टर्पिन which is composed of repeating isoprene units. The polymer is unsaturated having Z configuration at all the double bonds which makes the rubber soft and elastic। क्या होता है? नेचुरल रबर किससे बना होता है? आपका जो नेचुरल रबर होता है ना, वो होता है टर्पिन। ठीक है। अब टर्पिन जो होता है उसके अंदर आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन बार बार रिपीट होता है। अभी देखो यहाँ पे ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बार बार जब रिपीट होता है तो उससे बनता है एक आइसोप्रीन यूनिट, इससे बनता है एक टर्पिन। टर्पिन क्या है? आपका नेचुरल रबर। अभी द पॉलीमर इज अनसैचुरेटेड हैविंग जेड कॉन्फिगरेशन, और जो पॉलीमर क्या है? अनसैचुरेटेड है। देखो जेड कॉन्फिगरेशन बोला है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और क्या बोला है यहाँ पे? और हैविंग जेड कॉन्फिगरेशन। यहाँ ध्यान से देखो, जेड बना रहा है, देखो देखो ध्यान से, जेड बना रहा है ना? जेड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ऐसा ये जेड बना रहा है, देखो ये जेड बना रहा है, ठीक है। एट ऑल डबल बॉन्ड्स विच मेक द रबर सॉफ्ट एंड इलास्टिक। अभी ये जेड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, ठीक है, और अनसैचुरेशन होने की वजह से, क्या? जेड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से और अनसैचुरेशन होने की वजह से ये रबर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इलास्टिक है। लेकिन एक चीज़ इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो नेचुरल रबर है वो बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए इसकी एप्लीकेशन, इसकी यूजेस बहुत कम है, क्योंकि सॉफ्ट है तो कहीं पर भी टूट जाएगा, कट जाएगा इजीली, ठीक है। तो उसकी यूजेस बहुत कम हो गए हैं। लेकिन 1939 में एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे जिनको हम नाम से जानते हैं, चार्ल्स गुडईयर। ठीक है, चार्ल्स गुडईयर। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड दैट बाय मिक्सिंग हॉट रबर विद सल्फर गिव अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलास्टिक मटेरियल। मतलब अगर आप गरम गरम रबर को सल्फर के साथ मिला दो तो फिर आपको जो मटेरियल मिलेगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा इलास्टिक होगा। मतलब जो रबर आपका रहेगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है। सो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। व्हाट इज वल्केनाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ हॉट रबर विद सल्फर टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर एंड इलास्टिक इज नोन एज वल्केनाइजेशन। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ हॉट रबर को सल्फर के अंदर मिलाना, मिक्सिंग ऑफ हॉट रबर इनटू सल्फर, मेकिंग इट a stronger and more elastic rubber. This is known as vulcanization. So vulcanized rubber is an elastomer that contains many cross-linked disulfide। देखो, क्रॉस लिंक डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फर बॉन्ड रहेंगे, क्रॉस लिंक मतलब कैसे भी अरेंज रहते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं, ठीक है। विच लिंक दी हाइड्रोकार्बन चेन, और जाके ये सल्फर सल्फर जो है इससे जुड़े होते हैं, और ये सल्फर जो होते हैं एक दूसरे अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। ठीक है, जो आपका मेन जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन का, उससे अटैच होते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले तो किसने आइसोलेट किया था नेचुरल रबर को? हेविया ब्रासिलियंसिस ने आइसोलेट किया था। और किसने रबर का नाम दिया था? जोसेफ प्रेस्टली ने नाम दिया था रबर का। ठीक है, रबर इनसॉल्युबल है, इसके वजह से ये वाटर प्रूफिंग में यूज़ होता है। नेचुरल रबर जो होता है टर्पिन होता है, जो आइसोप्रीन की रिपीटिंग यूनिट से बनता है। और जो रबर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अनसेचुरेशन होता है और वो जेड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, रबर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन कम है। लेकिन 1939 में चार्ल्स गुडियर ने डिस्कवर किया कि हॉट रबर को जब मिक्स करते हैं सल्फर के साथ तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इलास्टिक मटेरियल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। तो तब मालूम पड़ा कि वल्केनाइजेशन करने के बाद हम रबर का और बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गया रबर और इलास्टिक हो गया। तो यहाँ पे लिखा है वल्केनाइज रबर कौन से टाइप क्या है? इलास्टोमर है, याद रखना। एमसीक्यू में आ सकते हैं, वल्केनाइज रबर इज एन इलास्टोमर
ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्रॉस लिंक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एस 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 सिंगल बॉन्ड एस, और ये एस जो है एट दी एंड जाके कार्बन चेन से अटैच होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है लिंक दी हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो हमारा है, देख रहे हो यहाँ पे आइसोप्रीन, इसको क्या किया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डब्बे में डाल दिया और यहाँ पे एन लिख दिया। क्यों एन लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे इसके ऐसे यूनिट्स है आइसोप्रीन की, सर पॉली आइसोप्रीन। तो सेम ये हमने अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे लिखा सिंबल्स के साथ, यहाँ पे हम लोग लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लाइन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। आइसोप्रीन का नाम क्या है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। ठीक है, और यूपीएससी मैंने, और जब इसको पॉलीमराइज करेंगे हम लोग तो ऐसे 1 2 3 तीन पॉली आइसोप्रीन दिखा देने का, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंड डाल देने का, तो ये क्या हो गया, नेचुरल रबर हो गया विथ जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग डाई इन पॉलीमराइजेशन। डाई इन मीन्स, देखो इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और डाई मतलब दो, तो दो डबल बॉन्ड वाले पॉलीमराइजेशन करना है। और डबल बॉन्ड होगा कहाँ पे, एक फर्स्ट पोजीशन, एक सेकंड पोजीशन, और एक वन फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। और पॉलीमराइजेशन कैसा होगा, एडिशन वाला पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब ऐड करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स। सो व्हेन कॉन्जुगेटेड डाई इन पॉलीमराइज्ड, कॉन्जुगेटेड डाई इन मतलब ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड। ठीक है, जब पॉलीमराइज होता है इट गिव्स अनसैचुरेटेड पॉलीमर। वो क्या देता है, अनसैचुरेटेड पॉलीमर देता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे देख रहे हो, कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड जो है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है मतलब ऑल्टरनेट है, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल। ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको पॉलीमराइज करते हैं तो हमको अनसैचुरेटेड पॉलीमर ही मिलता है, मतलब डबल बॉन्ड वाले पॉलीमर ही मिलेंगे, अनलाइक अल्किन विच गिव्स सैचुरेटेड पॉलीमर। और अल्किन क्या करते हैं, जब हम लोग अल्किन को करते हैं तो अल्किन हमें सैचुरेटेड पॉलीमर देता है, लेकिन इधर हमको अनसैचुरेटेड ही मिल रहा है। देखो अभी, दिस इज एन एडिशन पॉलीमराइजेशन, पहले हमने देखा यहाँ पे ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एंड इन केस ऑफ 1,2 एंड और 1,4 एडिशन कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे एडिशन कौन कौन से होते हैं, एक 1,2 होता है या 1,4 एडिशन होता है, वही दोनों में से एक हो सकता है। सो अगर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड पॉलीमराइज्ड एट लो टेम्परेचर 1,2 एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जब 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फिर इधर थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, मतलब और 4 कार्बन है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, है ना। तो 1,3 ब्यूटाडाइन को जब पॉलीमराइज करोगे तो आपको क्या आएगा, 1,2 एडिशन टेक प्लेस होता है। तो जो एडिशन होगा वो 1,2 टाइप का होगा। ठीक है, फिर एंड द अदर डबल बॉन्ड विल बी इन द साइड ऑफ, इन द साइड चेन ऑफ द पॉलीमर। और जो बचा हुआ डबल बॉन्ड है आपका, देख रहे हो जो डबल बॉन्ड है, ये सब बचे बचे डबल बॉन्ड है, ये सब साइड चेन पे रहेंगे पॉलीमर के। ये आपका पॉलीमर है पूरा स्ट्रेट, इसके साइड में देखो क्या है, डबल बॉन्ड्स है। वही तो लिखा है, जब 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन होता है लो टेम्परेचर पे, याद रखना किस पे, वेरी लो टेम्परेचर। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जब 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन होता है एट वेरी लो टेम्परेचर इट गिव्स 1,2 पॉलीब्यूटाडाइन देता है। ठीक है, क्या देता है, 1,2 पॉलीब्यूटाडाइन देता है। आपको याद रखना है, जब हम लोग डाई इन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमको अनसैचुरेटेड पॉलीमर मिलता है। क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड पॉलीमर ही मिलता है, लेकिन हम लोग जब अल्किन का करते हैं तो हमें उसमें सैचुरेटेड पॉलीमर ही मिलता है। और ये कौन सा पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसलिए इसका नाम क्या है, 1,2 एंड 1,4 एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अब आगे आते हैं हमको, अभी देखो जो हमने ये रिएक्शन किया ना यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का, ये इस रिएक्शन वाज एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट, नाउ हाउएवर एट मॉडरेट टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को मॉडरेट रखें, मतलब बहुत लो नहीं और बहुत हाई भी नहीं, मीडियम टेम्परेचर। देखो ये 1,2 ब्यूटाडाइन ही है, देखो वन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। तो जब इसका हम लोग 1,4 एडिशन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, 1,4 एडिशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा और फोर्थ पोजीशन पे फिर डबल बॉन्ड रहेगा सीधा। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे होता है। अगर मॉडरेट टेम्परेचर पे आप इसका पॉलीमराइजेशन करते हो तो 1,4 एडिशन होगा, टेक प्लेस इन विच बोथ डबल बॉन्ड्स आर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व, जिसमें दोनों की दोनों डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो आपको खाली सिंपल एक चीज़ याद रखना है आपको, कि ये डाई पॉलीमराइजेशन कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन है, ये है ये है एडिशन पॉलीमराइजेशन,
और जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको अनसैचुरेटेड पॉलीमर ही मिलेगा। ठीक है, और जब आप 1,2 डाई इन 1,2 ब्यूटा डाई इन दिख रहा है ये 1,2 1,3 ब्यूटा डाई इन जो है आपका ये, जब इसका आप पॉलीमराइजेशन करोगे एट लो टेम्परेचर तो आपको क्या मिलेगा 1,2 ब्यूटा डाई इन, मतलब आपका जो पॉलीमराइजेशन होगा 1,2 टाइप का होगा। लेकिन जब यही 1,2 ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन का आप पॉलीमराइजेशन करोगे एट मॉडरेट टेम्परेचर तो आपका जो पॉलीमराइजेशन होगा, आपका जो एडिशन होगा वो 1,2 नहीं होगा, वो 1,4 होगा। तो दो टाइप के पॉलीमराइजेशन हमने देखा, 1,2 1,4। 1,2 कब होगा लो टेम्परेचर, 1,4 कब होगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे सिस एंड ट्रांस पॉलीमराइजेशन। अब सिस एंड ट्रांस पॉलीमराइजेशन क्या होता है? सिस पॉलीमर आप जानते हो, दोनों ब्रांच एक साइड पे होगा तो सिस, और दोनों ब्रांच अपोजिट साइड पे होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। So in case of 1,4 addition polymerization, the product can have different stereochemistry। ठीक है, जो 1,4 एडिशन होता है इसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है या तो सिस हो सकता है या तो ट्रांस पॉलीमर हो सकता है। अब आपको पता है अगर सिस हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ट्रांस होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो अगर 1 ब्यूटाडाइइन इज पॉलीमराइज्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अगर इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉलीमराइज किया परऑक्साइड के हेल्प से, ठीक है, परऑक्साइड मतलब H2O2 ये सब के हेल्प से, तो आपको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ई पॉली। और वन ई पॉली 1,3 ब्यूटाडाइइन इज ऑप्टेन। ई पॉली क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये ई ऐसा बना रहा है, देखो ये ई लग रहा है ना, ये ई लग रहा है, तो ये ई पॉली हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइइन। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम लोग कैटलिस्ट चेंज कर दें, अगर हम लोग कैटलिस्ट चेंज करके हम लोग यूज़ करें जिगलर नाटा कैटलिस्ट ZNC, तो पॉलीमराइजेशन जो होगा वो हमको मिलेगा सिस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, किसका मिलेगा? सिस कॉन्फ़िगरेशन का। देखो यहाँ पे भी 1,3 ब्यूटाडाइइन है, सॉरी ब्यूटा 1,3 डाइइन, यहाँ पे भी ब्यूटा 1,3 डाइइन, या फिर आप 1,3 ब्यूटाडाइइन भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे परऑक्साइड के हेल्प से किया तो यहाँ पे हमको ई पॉली आया। ठीक है, ट्रांस पॉलीमर आया। यहाँ पे हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ किया तो हमको क्या आया? जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ करके सिस पॉलीमर आया। क्या आया हमको? सिस पॉलीमर आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। जब आप परऑक्साइड यूज़ करोगे ट्रांस पॉलीमर आएगा, जब आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ करोगे आपको सिस पॉलीमर आएगा। और सिस पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड पॉली। यहाँ पे देखो ये जेड जैसा स्ट्रक्चर है ना, देख रहे हो ये जेड, देख रहे हो ये ऐसा जेड बना रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे जेड पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, एक है ई पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन जो कि ट्रांस, और एक है जेड जेड 1, जेड पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन जो कि है सिस। ठीक है, जेड वाला क्या है? सिस है। समझा? तो हमारा नेचुरल पॉलीमर खत्म हो गया। तो अब हम करेंगे सिंथेटिक रबर। ठीक है, अभी तक हमने देखा जितना भी था नेचुरल रबर, अब हम देखेंगे सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर में पॉली आइसोप्रीन सबसे पहला रबर। अभी देखो सिंपल, अगर आपने नेचुरल रबर पढ़ा है तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए। देखो, when isoprene is polymerized under free radical condition in presence of peroxide all trans polyisoprene, that is it's all trans polyisoprene का नाम क्या होता है? गट्टा पर्चा इसको बोलते हैं, is obtained। गट्टा पर्चा इज अ हार्ड एंड केमिकली इनर्ट मटेरियल। सबसे पहले तो ये सेंटेंस देखते हैं, जितने भी आइसोप्रीन है अगर उसको फ्री रेडिकल कंडीशन में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर रहे हो तो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था? जब भी आपको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूजिंग अ पेरोक्साइड। ठीक है, तो सेम यहाँ पर गट्टा पर्चा इज अ हार्ड एंड केमिकली इनर्ट मटेरियल। गट्टा पर्चा क्या है? बहुत हार्ड सब्सटेंस है और केमिकली इनर्ट मटेरियल है। ठीक है, केमिकली इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करता किसी से भी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स टू स्टोर करोसिव केमिकल्स लाइक HF। इसको हम लोग क्यों क्या किस लिए यूज़ करते हैं? कंटेनर बनाने के लिए, कोरोसिव केमिकल को रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग टीथ फिलिंग के लिए भी यूज होता है, क्योंकि कुछ खाना खाते कोई चीज़ खाते तो उसका भी केमिकल ही होता है। सो दैट केमिकल को रिएक्ट ना होने दे आपके दांतों से, मतलब जो आपका फिलिंग है उससे, इसलिए हमको इसको यूज़ करते हैं हम लोग। अभी आइसोप्रीन आ गया। आइसोप्रीन देखा था हमने लास्ट वीडियो में, देखो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर यही है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में। तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर जो देखो यहाँ पे आ गया, आइसोप्रीन आपका, इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है तो आपको सीधी सी बात है ट्रांस पॉलीमराइजेशन, ट्रांस पॉलीमर आएगा यहाँ पे। ट्रांस पॉलीमर है, गट्टा परिचय जिसका नाम है।
लेकिन अगर यही पॉलीमराइजेशन जिगरनाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो तो सिर्फ पॉलीआइसोप्रीन आएगा, सीधी सी बात जो आपने पढ़ा है। तो आपने यहाँ पे जिगरनाटा कैटलिस्ट यूज़ किया आइसोप्रीन में, तो देखो आपको ये जेड पॉली आया, क्या आया, जेड पॉली। अब जेड पॉली मतलब क्या, ये क्या है, ये है सिस, ठीक है। जेड पॉली क्या है, सिस आइसोप्रीन है, ठीक है। मतलब ये आपका सिस, क्या बोलते हैं, सिस पॉलीमराइजेशन हो जाएगा आपका। अभी देखो नेचुरल रबर जो है आपका, जैसे कि आपको पता है, जो हमने देखा नेचुरल रबर, रबर बहुत सॉफ्ट होता है, आइसोप्रीन का बना हुआ होता है। उसको हम लोग वल्कनाइज करते हैं, मतलब वो हॉट रबर को सल्फर में डालते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है ज़्यादा, और स्ट्रांग होने के साथ साथ उसके अंदर इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो नेचुरल रबर है उसको हम वल्कनाइज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं टायर बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग रबर शीट्स, हॉट वाटर बॉटल एंड ग्लव्स, ठीक है। सबके यूजेज आप लोग कर सकते हो। फिर हमारे पास सेकेंड पे क्लोरोप्रीन, ये भी सेम है। क्लोरोप्रीन देखो नियोप्रीन इसका नाम है एक और। तो इसमें क्या हो गया, जो आपका आइसोप्रीन था यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। आइसोप्रीन में CH3 था, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। परऑक्साइड आपने डाल दिया, परऑक्साइड डाल दिया आपने, तो यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा। और सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, आइसोप्रीन में क्या था, CH3, और यहाँ पे क्लोरोप्रीन में आपको क्लोरीन है। परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांस पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, नियोप्रीन। और यहाँ पे ZNC, ZNC क्या है आपका, ZNC जिगरनाटा कैटलिस्ट, ये क्या करेगा, ट्रांस बनाएगा। तो देखो यहाँ पर ये नियोप्रीन के साथ रिएक्शन हुआ ZNC जिगरनाटा कैटलिस्ट का, तो ट्रांस पॉलीमराइजेशन हुआ। So neoprene rubber is superior to natural rubber in its stability and resistance to air oxidation, acid alkalis, सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर, ठीक है। एयर ऑक्सीडेशन भी इसका नहीं होता, एसिड एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं होता, अल्कली से भी रिएक्शन कुछ नहीं होता, कोई भी सॉल्वेंट मिलता भी नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्यूना एस रबर, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय को पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइलिन एंड ब्यूटाडाइन। को पॉलीमराइजेशन मतलब दो चीज़ों का साथ में पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है, इन प्रोपोर्शन 1:3। मतलब स्टाइलिन अगर 1 ग्राम है तो ब्यूटाडाइन 3 ग्राम होगा। तो ये आपका स्टाइलिन, सॉरी ये ब्यूटाडाइन हो गया, तो ये आपका ब्यूटाडाइन हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका स्टाइरिन। तो क्या है, ब्यूटाडाइन, ये क्या हो जाएगा आपका, स्टाइरिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्यूटाडाइन कितना लेना है आपको, 3 के प्रोपोर्शन में लेना है, और स्टाइरिन कितने प्रोपोर्शन में लेना है, 1 के प्रोपोर्शन में लेना है, ठीक है। देखो स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन इन 1:3 प्रोपोर्शन, ब्यूटाडाइन 3, स्टाइरिन 1 के प्रोपोर्शन में, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Fe2+ आयन एट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्यूना एस रबर बन जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, ये जो आपका ब्यूटाडाइन, सॉरी जो आपका स्टाइरिन है, स्टाइरिन आके यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो ये यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, जब ये यहाँ पे आके ये CH2 से ये CH2 जब जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे था, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये CH बन गया डबल बॉन्ड आने की वजह से, और ये डबल बॉन्ड जो है ये निकल गया और ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा आगे के पॉलीमराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे OR आ जाएगा, ठीक है। तो ये CH2 हो गया, समझा। ये एक बॉन्ड निकल गया तभी तो यहाँ पे बाहर बॉन्ड बना पाएगा ना कार्बन। तो इस तरीके से ब्यूना एस रबर आपका बना। अभी देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड रबर एज इट इज प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर। देख रहे हो 5 डिग्री सेल्सियस पे बनाते हैं इसको, मतलब बहुत ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ठंडा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड रबर। इट इज़ यूज इन मेकिंग टायर्स एंड मैकेनिकल रबर गुड्स, ठीक है। आपके जो रबर की चीज़ें होती हैं और जो टायर्स होते हैं, ये इससे ही बनता है, ब्यूना एस रबर से बनता है। आई बात समझ में, इसी मेथड से बनता है। तो इसको आप बोल सकते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। आयरन 2+ Fe2+ आयन भी होना चाहिए, और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोल्ड रबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर भी प्रिपेयर्ड हुआ है। इसका नाम क्या है, ब्यूना एस। किसके किसके प्रेजेंस में बनता है, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, किसके किसके, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, इन द रेशियो 1:3, इन द रेशियो, इन द प्रोपोर्शन 1:3, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, ठीक है। समझ में आ गया इतना। सो हमारा नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर दोनों होता है यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे एडिटिव्स टू पॉलीमर।